दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान तथा इतिहास विषय के अभ्यर्थियों के लिए विश्व इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें हम पुनर्जागरण, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण, रूस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी में राष्ट्रवाद और नाजीवाद, इटली में फांसीवाद तथा टर्की में सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम पुनर्जागरण के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए पुनर्जागरण क्या है। तो दोस्तों पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनर्जन्म, और पुनर्जागरण जो है 14वीं 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दियों में पश्चिमी यूरोपीय विचार, साहित्य और कला की लौकिक प्रवृत्तियों का तीव्रीकरण था। पुनर्जागरण का मूल मंत्र क्या था? तो इसका मूल मंत्र था सांसारिकता या लौकिकता, जिसका संबंध इस दुनिया से है, न कि पारलौकिक दुनिया से। और दोस्तों पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ वो इटली में हुआ था। फ्लोरेंस नगर को पुनर्जागरण का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता है। देखिए दोस्तों पुनर्जागरण का सबसे बड़ा कारण व्यापार का उदय था और इसके कारण शहरों का उदय हुआ और उनका महत्व बढ़ा। दोस्तों एक कथन है कि यदि मेरा वश चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों को आग में फेंक देता, क्योंकि इसके अध्ययन से एक तो व्यर्थ समय नष्ट होता है और दूसरे मिथ्या विचारों के उदय होने का कारण अज्ञान बढ़ता है। ये पुनर्जागरण काल के महत्वपूर्ण विचारक और लेखक रोजर बेकन का कथन है। अगला है दोस्तों कागज का आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन आरंभ में सबसे अच्छा कागज बनाने में इटली संसार में अग्रणी था। पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण आधार क्या था? तो ये मानववाद था और इसमें ईश्वर को नहीं बल्कि मानव को मुख्य केंद्र बिंदु माना गया था। दोस्तों इटली के निवासी पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो पुनर्जागरण इटली में प्रारंभ हुआ और इसमें यह लौकिकता यानी सांसारिक चीज़ों पे बल दिया गया, मनुष्य को केंद्र में माना गया और पारलौकिकता आदि विचारों का त्याग किया गया था। आइए देखते हैं दोस्तों पुनर्जागरण कालीन साहित्य के बारे में। तो पुनर्जागरण कालीन लौकिक भावना की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। इटली में साहित्य के क्षेत्र में फ्लोरेंस निवासी दांते, पेट्रार्क और बोकैसियो के नाम अग्रणी हैं। दोस्तों दांते का समयकाल 1265 से 1321 ईस्वी। इसको पुनर्जागरण का अग्रदूत और पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। तो ये है दांते जो कि इटली के विचारक थे। इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत और पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। दांते की महत्वपूर्ण रचना दोस्तों डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें ईसाई कहानियों और धर्मशास्त्रों की काफ़ी चर्चा की गई है। दांते ने अपनी राजनीतिक पुस्तक डी मोनार्किया में पवित्र रोमन साम्राज्य के नेतृत्व में इटली के एकीकरण के लिए तर्क देता है। दोस्तों डेका मेरान नामक कहानी संग्रह बोकैसियो का है, जिसमें गंदे रोमांस का वर्णन है। एक विचारक है मैकियावेली, जिसे इटली का राजनीतिक चाणक्य कहा जाता है। दोस्तों मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना द प्रिंस थी। सर टॉमस मूर ने यूटोपिया यानी कल्पना लोक की रचना की। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया और इरास्मस को मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है। दोस्तों इरास्मस ने क्या किया कि व्यंग्यात्मक शैली में प्रेज ऑफ फॉली यानी मूर्खता की प्रशंसा नामक पुस्तक की रचना की थी और इरास्मस पहला विचारक था जिसने ईसा मसीह को ऐतिहासिक व्यक्ति बताया था। अगला है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में एलिजाबेथ का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी। गाने वाली चिड़ियों का घोंसला यानी नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स बन गया था। और स्पेनी पुनर्जागरण साहित्य के क्षेत्र में सर्वेंटिस और लोब डी वेगा का नाम अग्रगण्य है। दोस्तों सर्वेंटिस की रचना डीन क्विकसार्ट द्वारा की गई है। शेक्सपियर महत्वपूर्ण इंग्लिश नाटककार हैं और इनकी महत्वपूर्ण कृति रोमियो एंड जूलियट है और इन्होंने दोस्तों ऐतिहासिक व्यक्तित्व और घटनाओं पर कई नाटकों की रचना की है। साहित्य के बाद आइए देखते हैं कला पर पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इटली का पुनर्जागरण मुख्यतः कला के क्षेत्र में हुआ। यहाँ चित्रकारी, शिल्प और स्थापत्य की
बड़ी उन्नति हुई। पुनर्जागरण युगीन चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजिलो, राफेल और टिसियन का नाम प्रमुख है। दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची चित्रकार और मूर्तिकार के अतिरिक्त वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतकार और दार्शनिक भी थे। लियोनार्डो के प्रसिद्ध चित्रों में लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स ये प्रसिद्ध चित्र हैं। तो लियोनार्डो दा विंसी के प्रसिद्ध चित्रों में लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स हैं। और लियोनार्डो बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतकार और दार्शनिक भी थे। अगला है दोस्तों, पुनर्जागरण काल में जियाटो को चित्रकला का जनक माना जाता है। माइकल एंजिलो अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र था लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन। दोस्तों, सिंस्टाइन मैडोना ने अपनी सजीवता और सुंदरता के कारण संसार के अत्यंत प्रसिद्ध चित्रों में गिना जाता है, जो राफेल के द्वारा बनाया गया था। सिंस्टाइन मैडोना राफेल द्वारा निर्मित चित्र है। आइए देखते हैं पुनर्जागरण काल में विज्ञान की प्रगति किस प्रकार हुई। तो विज्ञान का प्रस्फुटन 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इसका बीजारोपण पुनर्जागरण काल में ही हो चुका था। कापरनिकस ने टॉलेमी के भू केंद्रित सिद्धांत का खंडन करके सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों, कापरनिकस से पूर्व ये जाना जाता था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, लेकिन कापरनिकस ने ये बताया कि सूर्य जो है ये सौरमंडल का केंद्र है। कापरनिकस के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं बल्कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके अलावा दोस्तों, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया और धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तन मार्टिन लूथर, जिसका समयकाल 1483 से 1546 था, उसने किया। और मार्टिन लूथर जर्मनी के एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ था। जॉन विक्लिफ, दोस्तों एक देखिए महत्वपूर्ण नाम है। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। और इटली निवासी अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। सर्वप्रथम मैगलन ने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। दोस्तों, धर्म सुधार और पुनर्जागरण के बाद आइए देखते हैं अमेरिकी क्रांति अथवा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1763 से 1783 तक चला था। सितंबर 1783 में पेरिस की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दिया था और इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति थी। 16 दिसंबर 1773 की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी जिसका नायक सैमुअल एडम्स था। बोस्टन टी पार्टी की घटना से ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ और अमेरिकी स्वतंत्रता का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये अमेरिकी स्वतंत्रता का नारा था। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को प्राप्त हुई। तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 है और अमेरिका का संविधान 1788 में लागू हुआ था। रेड इंडियन क्या हैं? तो ये अमेरिका के मूल निवासी थे और दुनिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को हुई, जिसमें दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। देखिए, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। इनके द्वारा 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई थी। अमेरिका में स्थापित प्रथम अंग्रेजी बस्ती का नाम जेम्स टाउन था। अब आइए देखते हैं दोस्तों फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि यदि रूसो न होता तो फ्रांस में क्रांति भी न होती। लुई 16वां अपने को बचा सकता था यदि उसने लेखन को नियंत्रित किया होता।
अगला है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण असंतुलित अर्थव्यवस्था, सामाजिक गैर विभाजन, कृषकों का शोषण, निरंकुश राजतंत्र की कमजोरी, बुद्धिजीवियों का विद्रोहात्मक रवैया था। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति 1789 में किस राजा के शासनकाल में? लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। लुई 14वां, जिसका समयकाल 1643 से 1715 था, वो कहता था कि आई एम द स्टेट, यानी मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, और ये एक तरह से निरंकुश राजतंत्र का पोषक था। लुई 16वें का शासनकाल 1774 से 1792 था। दोस्तों, फ्रांस की न्यायपालिका को पार्लमा कहा जाता है, पार्लियामेंट या पार्लमा, और फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाना था। लुई 16वें द्वारा स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का उद्घाटन 5 मई 1789 को किया गया था। फ्रांस में बास्तील की जेल को तोड़कर राजनीतिक कैदियों को 14 जुलाई 1789 को मुक्त करा लिया गया था, और वर्साय को फ्रांस की राजधानी, यहाँ पर शीश महल का निर्माण लुई 14वें के द्वारा किया गया था। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति में जिन महत्वपूर्ण साहित्यकारों और विचारकों का योगदान रहा, उसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों, वाल्टेयर का कथन था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है। रूसो राजनीतिक विचारक है, उसकी प्रसिद्ध रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लाज है। कोर्सिका द्वीप के साधारण परिवार में 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन का जन्म हुआ था। नेपोलियन स्वयं को क्रांति का पुत्र होने का दावा करता था। दोस्तों, नेपोलियन को 15 अक्टूबर 1795 को फ्रांस की गृह सेना का जनरल बनाया गया था, और नेपोलियन 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित हुआ। इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 को ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था, और बैंक ऑफ फ्रांस यानी फ्रांस के बैंक की स्थापना नेपोलियन द्वारा सन 1800 ईस्वी में की गई थी। वाटरलू का युद्ध विश्व इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को मित्र राष्ट्रों की सेना और नेपोलियन के बीच हुआ था, जिसमें नेपोलियन को बंदी बना लिया गया था। दोस्तों, नेपोलियन की मृत्यु 1821 में हुई और उसका अंतिम संस्कार सेंट हेलेना द्वीप पर किया गया था। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था या कॉन्टिनेंटल सिस्टम की शुरुआत की थी। अब फ्रांस की क्रांति के बाद आइए देखते हैं इटली का एकीकरण। दोस्तों, एक कथन है जोसेफ मेजनी, जो कि इटली के राष्ट्रवाद के अग्रदूत और प्रमुख विचारक माने जाते हैं। अपने देश के लिए वास्तविक सिद्धांतों के अनुसार काम कर हम मानवता के लिए परिश्रम करते हैं। हमारा देश उस लीवर का क्रिया बिंदु है जिसे हम जन सामान्य की भलाई के लिए उपयोग करते हैं। ये कथन जोसेफ मेजनी का है। दोस्तों, जोसेफ मेजनी को इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। मेजनी का जन्म इटली के जेनेवा में हुआ था। मेजनी का कथन है कि तुम पहले आदमी हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ हो। मेजनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना की थी, और उसका कथन है कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। ये मेजनी का कथन है। इटली के एकीकरण में मुख्य बाधक ऑस्ट्रिया था, और दोस्तों, इटली का एकीकरण मेजनी के आदर्शवादी मसीही कार्यकलापों से, गैरीबाल्डी के दुस्साहसिकता से और काबूर के नियोजित कूटनीतिक प्रयोग से संपन्न हुआ था। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। दोस्तों, इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया के मिलने से हुई थी। गैरीबाल्डी ने सशस्त्र नौजवानों की एक टुकड़ी संगठित की जो रेड शर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इटली के एकीकरण का प्रथम युद्ध 1848 में हुआ था, जिसमें नेपल्स, सिसिली और रोम की जनता ने भाग लिया और इसे राष्ट्रीय युद्ध कहा गया था। दोस्तों, इटली एक राष्ट्र के रूप में 1860 में इसका जन्म हुआ, लेकिन इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर के द्वारा हुआ था। तो सही देखिए, इटली का एकीकरण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इटली के एकीकरण में जिन महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा उसमें मेजनी, दोस्तों मेजनी, गैल्डीबारी और दोस्तों देखिए यहाँ पर गैरीबाल्डी, मेजनी और दोस्तों काउंट काबूर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसके बाद आइए देखते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में।
दोस्तों, जर्मनी का महत्वपूर्ण विचारक बिस्मार्क था। बिस्मार्क का दृढ़ विश्वास था कि समकालीन महान प्रश्नों का समाधान भाषणों और बहुमत द्वारा नहीं, वरन रक्त और लौह द्वारा ही किया जा सकता है। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को अल्टमार्क प्रशा में हुआ था। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। बिस्मार्क ने 1871 में प्रशा के चांसलर का पदभार ग्रहण किया और प्रशा का नरेश विलियम प्रथम प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण में विश्वास रखता था, लेकिन इसका सबसे कट्टर विरोधी ऑस्ट्रिया था। 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और ये सेरोजेवा का युद्ध था। सेरोजेवा युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। देखिए, एक विचारक हैं फ्रेडरिक लिस्ट। दोस्तों, फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत स्लेस्विग और होल्स्टीन प्रशा में शामिल हो गए और सेडान का युद्ध 1 सितंबर 1870 को प्रशा और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में प्रशा और फ्रांस के बीच हुई थी। दोस्तों, बिस्मार्क ने फ्रांस की पराजय का उपयोग जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने में किया। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया और यूरोप के नक्शे पर एक एकीकृत जर्मनी का उदय हुआ 1871 में। आइए अब देखते हैं रूसी क्रांति के संबंध में। दोस्तों, रूस में एक गुट अपने को बोल्शेविक या बहुमत दल और दूसरा गुट मेनसेविक यानी अल्पमत गुट कहता था। बोल्शेविक गुट का नेता लेनिन था। लेनिन बहुत ही प्रतिबद्ध समर्पित क्रांतिकारी था। उसमें बौद्धिकता, प्रखरता, अदम्य शक्ति और क्रांति की समर नीति निर्धारित करने की अद्भुत क्षमता थी। 1898 में रूसी मार्क्सवादियों ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। और दोस्तों, एक प्रश्न है, वेल्स के रॉबर्ट ओवेन द्वारा समाजवाद या सोशलिज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था। जर्मन निवासी कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। कार्ल मार्क्स की प्रमुख पुस्तकों में डास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। दोस्तों, 8 मार्च 1917 को रूस में क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। उस दिन गरीब किसान मजदूरों ने पेट्रोगार्ड की सड़कों पर जुलूस निकाला था। सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है और रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई। लेनिन का एक प्रसिद्ध कथन है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यूरोपीय साम्राज्यवाद की इमारत ढहने वाली है। कार्ल मार्क्स का नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सारा संसार है। जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार शासक था जिसकी हत्या बम विस्फोट में हुई थी। दोस्तों, मार्च 1919 में बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर फिर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था और युद्ध मंत्री ट्राटस्की, देखिए, रूस के युद्ध मंत्री ट्राटस्की को लाल सेना को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। लेनिन का कथन था कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे हटना चाहिए। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। इसके बाद स्टालिन का समय आता है। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। स्टालिन ने ट्राटस्की पर देशद्रोह और साम्यवादी विरोधी होने का दोष लगाकर पार्टी से निकाल दिया था और स्टालिन ने कहा था कि अभी हम विकसित देशों से 50 या 100 वर्ष पीछे हैं। 10 वर्ष के भीतर हमें इस दूरी को खत्म करना है, या तो हम इसे प्राप्त करेंगे या हम कुचल दिए जाएंगे। तो ये था रूस की क्रांति के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। अब आइए देखते हैं औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 1750 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 1760 ईस्वी से माना जाता है। 1760 को औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ वर्ष मानने के कारण इंग्लैंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, पूंजी की उपलब्धता और उन्नत बाजार आदि को माना जाता है।
औद्योगिक क्रांति का मूल अभिप्राय है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, यानी अब व्यक्तिगत या हाथ से बने वस्त्रों या हाथ से बने उत्पादों के स्थान पर मशीनीकृत जो है फैक्ट्रियों में उत्पादन जो था, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय है। ब्रिडले नामक व्यक्ति ने मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर का निर्माण किया। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ थे और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांस के समाजवादी नेता ब्लांकी ने 1837 में किया था। दोस्तों 1829 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने स्वनिर्मित इंजन से लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच 16 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चलाकर रेल परिवहन के युग की शुरुआत किया और 1642 में चार्ल्स प्रथम के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हुआ और ये 7 वर्षों तक चला था। गौरवपूर्ण क्रांति, जिसको कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्तहीन क्रांति कही जाती है, ये 1688 में इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय को सिंहासन गंवाना पड़ा था। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि इस क्रांति में किसी की पक्ष के व्यक्ति की रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली और केवल प्रदर्शन और वार्तालाप से ही क्रांति सफल हो गई थी। सम्राट जेम्स द्वितीय द्वारा संसद की सर्वोच्चता को चुनौती देने के फलस्वरूप यह क्रांति घटित हुई थी। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध भी हुआ था। दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति के बाद राजा के दैवीय अधिकारों को अमान्य कर दिया गया था और इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र के युग का आरंभ हुआ था। अब आइए देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। यूरोप में गुप्त संधियों का सिलसिला प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख मौलिक कारण था। गुप्त संधियों को शुरू करने वाला जर्मन साम्राज्य का चांसलर बिस्मार्क था और 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध में विश्व 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। दोस्तों मित्र राष्ट्र या जो हमारे साथी राष्ट्र थे उसमें इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान था। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, तुर्की, हंगरी और ऑस्ट्रिया थे, जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस पर और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण किया था। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। इटली अप्रैल 1915 को मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन 4 अगस्त 1914 को शामिल हुआ, जिसका कारण बेल्जियम में जर्मन सेना का प्रवेश करना था। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है 4 वर्ष से अधिक समय तक 1914 से 1919 तक चला था। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ वर्साय की संधि हुई थी और पेरिस शांति सम्मेलन जनवरी 1919 में आरंभ हुआ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और प्रथम विश्व युद्ध के मूलभूत परिणाम क्या थे? उदारवाद और जनतंत्र का विकास और राष्ट्र संघ की स्थापना। दोस्तों राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी। अब आइए देखते हैं जर्मनी में राष्ट्रवाद और नाजीवाद। दोस्तों 1870 के पहले नार्डिक ट्यूटन प्रजातियों का अनुशासित अध्यवसायी परिश्रमी लोगों का देश जर्मनी जो है अनेक छोटे बड़े राज्यों, रजवाड़ों और क्षेत्रों में विभक्त था। जर्मन राष्ट्रीयता के उदय में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। उसने 200 जर्मन राज्यों को 39 राज्यों के राइन संघ में शामिल किया था। राइन संघ की केंद्रीय संसद जो थी वो फ्रैंकफर्ट में स्थित थी और 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हुआ था और नाजी दल की स्थापना 1919 में हुई थी। एंटोन ड्रेक्सलर के द्वारा म्यूनिख में जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से की गई थी। 1920 में दोस्तों इटली ने इसका नाम नेशनल सोशलिस्ट
जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया था। देखिए 1914 में बावरिया राज्य पर नियंत्रण के विफल प्रयास के बाद नाजी पार्टी को अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया और हिटलर को जेल में बंद कर दिया गया था। मार्च 1933 में जर्मन संसद राइखटैग ने एनाबलिंग एक्ट पारित कर संसद की अनुमति के बिना हिटलर सरकार को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और जुलाई 1933 में सरकार ने आदेश दिया कि जर्मनी में केवल नाजी पार्टी ही रहेगी। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने चांसलर के साथ फ्यूहरर यानी सर्वोच्च नेता की उपाधि ली। दोस्तों मेरा संघर्ष, जिसको कि जर्मन भाषा में मीन कैंप कहा जाता है, ये हिटलर की आत्मकथा है और 20वीं सदी के तीसरे दशक में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नात्सीवाद या नाजीवाद का उत्कर्ष और तृतीय राइख की स्थापना संपूर्ण जर्मन इतिहास और दर्शन की तार्किक परिणति थी। हिटलर जनवरी 1933 में जर्मनी का चांसलर बना। उस समय राष्ट्रपति हिंडनबर्ग थे। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ था। हिटलर ने कहा था झूठ बोलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए अगर उसके द्वारा बोला गया झूठ प्रभावशाली हो। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और हिटलर की नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। अब आइए देखते हैं इटली में फांसीवाद का उदय। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में घोर असंतोष व्याप्त था। पेरिस के सम्मेलन में इटली के उन दावों को स्वीकार नहीं किया गया था जिनको इटली न्यायपूर्ण मानता था। बेनिटो मुसोलिनी का जन्म 1883 में इटली में हुआ था। प्रारंभ में मुसोलिनी वामपंथी विचारधारा का था और इटालवी कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता था। मुसोलिनी के दल का नाम नेशनल फासिस्ट पार्टी था, जिसकी स्थापना मिलान में वर्ष 1919 में की गई थी। देखिए मुसोलिनी ने ला लोट्टा दी क्लास यानी वर्ग संघर्ष नामक समाचार पत्र की स्थापना की। बाद में वह युद्ध और राष्ट्रवाद, आज से हम केवल इटली के निवासी हैं का समर्थन करने लगा और इटली हमेशा रहे वाया आई इटैलियल नारे से फाशीवाद की शुरुआत हुई थी। इटली में फैसियोज के सदस्य फासिस्ट और इसके सिद्धांत फासिज्म कहलाए। फासिज शब्द लैटिन के फैसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है गट्ठा या बंडल। प्राचीन रोमन साम्राज्य में फैसिस राजदंड को कहते थे, जो भोज या एल्म की कई छड़ियों को बांधकर बनाई गई कुल्हाड़ी जैसा हथियार होता था, जिसे अधिकारी लेकर चला करते थे। यही फैसिज वर्ष 1919 में फांसीवादी दल का प्रतीक बन गया था। मुसोलिनी ने अपने दल के सदस्यों को वर्दी पहनने, हथियार बांधने, परेड करने और झंडा रखने की शिक्षा दी। इस दल के लोग जो कमीज पहनते थे उसका रंग काला था, अतः ये लोग काली कमीज के नाम से प्रसिद्ध हुए। मुसोलिनी को इल ड्यूस यानी द लीडर के नाम से भी जाना जाता था और मुसोलिनी द्वारा 1923 में फासिस्ट ग्रैंड काउंसिल की स्थापना की गई और स्वयं उसका अस्थायी अध्यक्ष था। मुसोलिनी द्वारा 1935 में इथोपिया पर आक्रमण किया गया था। मुसोलिनी द्वारा अपने मंत्रिमंडल के निर्माण करने की घटना रोम पर मुसोलिनी के आक्रमण के नाम से विख्यात है और मुसोलिनी को उसकी पत्नी के साथ 28 अप्रैल 1945 को फांसी दे दी गई थी। अब आइए देखते हैं जापानी साम्राज्यवाद के बारे में। जापान में 1873 में सैनिक सेवा अनिवार्य किया गया था। चीन जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार हुआ था। जापान द्वारा वर्ष 1905 में रूस को पराजित किया गया। इस युद्ध की समाप्ति पार्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुई। राष्ट्र संघ ने लिटन आयोग मंचूरिया में भेजा था और मंचूरिया पर जापान द्वारा वर्ष 1931 में आक्रमण किया गया था। जापान द्वारा मार्च 1933 में राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ दी गई थी और अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। इस भीषण नरसंहार से विवश होकर जापान को बेशर्त आत्मसमर्पण की बात माननी पड़ी और 2 सितंबर 1939 को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करके उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब आइए देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार या द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्नों को। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की संभावना वर्ष 1919 के शांति सम्मेलन के समय से हो गई थी, जब जर्मनी के साथ विजयी राष्ट्रों ने वर्साय की अपमानजनक संधि की थी।
द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करना था। साइरिल फाल्ज के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध मूलतः एक प्रतिशोधात्मक युद्ध था। फ्रांस के सेनापति मार्शल फाच ने वर्ष 1919 में कहा था कि वर्साय की संधि शांति की संधि नहीं वरन केवल 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम की संधि मात्र है। पश्चिमी राज्यों ने यह वचन दिया था कि पोलैंड पर यदि जर्मन आक्रमण हुआ तो उसकी सैनिक सहायता करेंगे, इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 3 सितंबर 1938 को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी और उसके कुछ घंटों बाद फ्रांस ने भी वैसा ही किया। दोस्तों, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण ऑपरेशन बारबरोसा के तहत 22 जून 1941 को किया गया था। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया और जर्मनी के द्वारा रूस के साथ 23 अगस्त 1939 को हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाकर 22 जून 1941 में रूस पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने भाग लिया और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। वर्ष 1936 में स्पेन में गृह युद्ध शुरू हुआ और संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के एशियावासियों के लिए नारे के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को युद्ध सहायता के बदले डोमिनियन राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1939 को समाप्त हुआ। ये 1939 में शुरू हुआ, 1945 में समाप्त हुआ था। वर्ष 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध को रोकने का सफल प्रयास था। अब आइए टर्की को देखते हैं। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, इसलिए युद्ध के उपरांत विजयी मित्र राष्ट्रों ने टर्की पर सेवर्स की संधि आरोपित करके उसके साम्राज्य का ही अंत कर दिया। आधुनिक इटली का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी और राष्ट्रीयता और आधुनिकता का प्रबल समर्थक था। मुस्तफा कमाल पाशा ने टर्की के आधुनिकीकरण के लिए 6 सिद्धांत दिए: गणतंत्रवाद, राष्ट्रवाद, न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्मनिरपेक्षवाद और क्रांतिवाद। कमाल पाशा को तुर्की का अतातुर्क यानी राष्ट्रपिता कहा जाता है। टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच लुसाने की संधि 1923 में संपन्न हुई थी और यह प्रथम विश्व युद्ध की सबसे अंतिम संधि थी। 3 मार्च 1924 को खिलाफत का अंत कर दिया गया और 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा की गई। साथ ही 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा की गई। मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा के धार्मिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। भारत के मुसलमानों आगा खां और अमीर अली ने इसके विरुद्ध प्रतिवेदन दिया और कमाल पाशा को पत्र लिखा, लेकिन पाशा ने इन लोगों की चिंता नहीं की और इन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पिट्ठू बताया था। कमाल पाशा ने पहले से प्रचलित फेज टोपी और बुर्के पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही यूरोपीय पोशाक, पैंट, कोट और टाई को प्रोत्साहन दिया। मुस्तफा कमाल पाशा ने रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी की स्थापना की और मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हुई थी। कमाल पाशा ने पर्दा प्रथा का अंत किया और बहुपत्नी विवाह समाप्त किया। साथ ही स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। अब आइए विश्व इतिहास से संबंधित लास्ट में कुछ विविध तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, चीन को एशिया का रोगी या एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता था। टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। 1911 में चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन थे। तुंगमेई हुई नामक संगठन की स्थापना सन यात सेन के द्वारा की गई थी। दोस्तों, सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इनके 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। माओ से तुंग चीनी साम्यवादी गणराज्य के प्रथम अध्यक्ष थे और लास्ट में 15वीं शताब्दी की भौगोलिक खोजों की शुरुआत पुर्तगालियों ने किया। राजकुमार हेनरी ने इस दिशा में इतनी पहल की कि उसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाने लगा था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।